हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आप लोग का एलटी ग्रेड कॉमर्स का एग्जाम होने वाला है, जिसकी कि आप लोग की डेट ऑलरेडी आ चुकी है। दिसंबर में आपका एलटी ग्रेड का कॉमर्स का जो पेपर है वो होने वाला है। साथ ही में जो आप लोग का एएमआरएस का भी एग्जाम की डेट अब आप लोग की आ ही गई है। तो एएमआरएस का पेपर भी आपका कब है, वो भी आपका दिसंबर में ही होने वाला है। दोनों ही की ही डेट्स जो है वो दिसंबर की ही आई हुई हैं। तो अब आप लोग के प्रैक्टिस सेट आएंगे, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। जो एमआरएस का होगा उसमें तो टीयर 1 का ही पेपर आपका होगा, लेकिन ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा टीयर 2 के लिए, तो जिसमें कि आपका मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड आना है क्वेश्चंस। तो इसलिए दोनों की ही तैयारी साथ-साथ करते जाइए, क्योंकि टीयर 1 सिर्फ क्वालीफाई है, मेन आपका जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्ट ही रहने वाला है। इसलिए दोनों की ही तैयारी को ध्यान से आपको करना है। अब जो आप लोग की वीडियोज़ आएँगी वो प्रैक्टिस सेट आएँगे, जिसमें कि हम सॉल्व करेंगे जो आप लोगों के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसका एलटी ग्रेड का प्रीवियस ईयर का 2018 में जो पेपर हुआ था वो ऑलरेडी मैं आप लोग को सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वीडियोस, देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एमआरएस का पेपर भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, एमआरएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका पेपर भी मैं आप लोग को सॉल्व करवा दूंगी। इसकी भी अलग से वीडियोज आएंगी जिसमें इसके पीवाईक्यू रहेंगे, जिससे कि आप ये देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है। ये एमआरएस में तो काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, तो इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस सेट्स जो है मैं करवा रही हूँ। कुछ सिलेबस में चेंजेस हैं, तो जो चीज़ें आपकी दोनों की कंबाइंड रहेंगी, और जो अलग-अलग हैं, तो प्लेलिस्ट अलग बनी रहेंगी, तो वो आपकी अलग-अलग प्लेलिस्ट में ऐड होती चली जाएँगी उससे रिलेटेड वीडियोज़ को। तो क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही हैं जिन्होंने एलटी ग्रेड में भी डाला होगा, एएमआरएस में भी आपने फॉर्म ज़रूर से डाला होगा, तो इसलिए दोनों की ही तैयारी को आपको ध्यान में रख कर के करना है। तो कुछ सिलेबस सेम है और कुछ अलग-अलग है। जो अलग-अलग है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके अलग-अलग दोनों की प्लेलिस्ट में अलग-अलग वीडियोस मैं लेकर के आऊँगी। लेकिन इसके सबके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना है, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए है, क्योंकि रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ की भी रिक्वायरमेंट रहती है, तो पीडीएफ चाहिए है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सारी पीडीएफ वहाँ पर मैं प्रोवाइड कराती हूँ, तो आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। कहाँ मिलेगा इसका लिंक, आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अकाउंटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग क्यों बेस्ट जो है डिफाइन किस तरह से करा। ऐसे तो आप अकाउंटिंग को बहुत तरह से कॉमन भाषा में भी बोल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको बताना है कि ये सबसे अच्छे ढंग से कौन सा डिफाइन करेगा। द प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, the process of advertising products to increase sales, the process of managing human resources in a company। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या जो है लेखांकन को अच्छी तरह से परिभाषित करेगा। तो ग्राहकों को माल और सेवाएं बेचने की प्रक्रिया, ये तो सीधे सीधे क्या होती है, आपका व्यापार कहलाता है, बिजनेस कहलाता है ये। उसके बाद आ जाता है कि वित्तीय लेन-देन को रिकॉर्ड करना, वर्गीकृत करना और सारांशित करना। सबसे बेस्ट यही इसकी डेफिनेशन है, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ईज़ी से क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो पेपर मैंने दिखाया था एलटी ग्रेड का स्पेशली, उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए थे। मॉडरेट रहा था, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ईज़ी लेवल के थे। हाँ, एमआरएस पीजीटी का जो पेपर है वो आप लोग का थोड़ा-सा लेंथी रहा है, तो उसका जो पीवाईक्यूज़ मैं लेकर के आऊँगी, आप लोग को सॉल्व कराऊँगी, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल तो काफ़ी पूछे गए। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है हमारे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ समराइज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि अकाउंटिंग का जो काम किया जाता है, मेनली जो ये पूरी प्रोसेस होती है किस लिए होती है, कि वो इन्फॉर्मेशन दे सके, किसको दे सके, जो यूजर्स होते हैं उसके। अब वो मैनेजमेंट भी हो जाता है, जो उसके इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बैंकर्स होते हैं, जो लोन प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, जिनसे लोन बड़े कंपनियां कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले रही है, वो सब क्या हो जाते हैं, यूजर्स हो जाते हैं इन्फॉर्मेशन के। तो उसका क्या कह रहा है कि लास्ट स्टेप कौन सा होता है, कौन से अंतिम चरण होता है, कौन सा हो जाएगा। खातों की पुस्तकों में डेटा रिकॉर्ड करना, वित्तीय विवरणों के रूप में सारांश तैयार करना, सूचना का संचार, सूचना का विश्लेषण और व्याख्या। तो सबसे लास्ट स्टेप क्या होगा,
लास्ट स्टेप ये होगा ना कि जो जिस इन्फॉर्मेशन के लिए पूरी प्रोसेस की जा रही है, उस इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाए, कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी हो जाता है। आप पहले क्या करते हैं? आप पहले करते हैं बुक कीपिंग का काम, तो उसका पालन करते हैं। इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं? बुक कीपिंग में आपकी आ जाती हैं कि आप जर्नल बनाते हैं, उस जर्नल के बाद आप बनाते हैं लेजर, लेजर्स में ये दोनों चीज़ें मेनली आपकी आती हैं, जो बुक कीपिंग का काम होता है। अब जर्नल और इसकी साथ में इसकी जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं, जिसमें कि आपकी कौन-कौन सी आ जाती हैं? कैश बुक आ जाती है आपकी, जो परचेज़ बुक होती है, सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, वो सारी इसकी बुक्स हो जाती हैं। वो बनाते हैं, साथ में लेजर बनाते हैं, ये बुक कीपिंग में आता है। इसके आगे का जो काम हो जाता है, वो अकाउंटिंग में आ जाता है। अकाउंटिंग में कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इसमें आप जो फाइनल अकाउंट, उसके बाद तो क्या बनता है? जो ट्रायल बैलेंस बनता है, शॉर्ट में टीबी लिख देते हैं। ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद क्या बनता है? जो फाइनल अकाउंट्स हम बनाते हैं, कौन-कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के साथ ही कौन-सा बन जाता है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है हमारा। इसके अलावा क्या बन जाती है? बैलेंस शीट बनती है। तो वो सारी चीज़ें ही आ जाती हैं अकाउंटिंग में। ये काम कर लेने के बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने जितनी भी अपने बैलेंस शीट या चीज़ें बनाई होती हैं, तो उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, विश्लेषण और निवेचन का काम करते हैं। उसके बाद जो है डिसीज़न जो लोग ले रहे हैं उन लोग के तक जाती हैं। फिर लास्ट स्टेप जो होता है आपका कम्युनिकेशन हो जाता है। बहुत ही ब्रीफली मैंने आप लोग को ये चीज़ समझाई है। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको पूरी स्टेप्स क्या रहती हैं, और साथ में एक चीज़ और डिफाइन हो गई आपको, बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ तक का जो पार्ट है आपका, वो इधर का बुक कीपिंग है, इधर का पार्ट अकाउंटिंग हो जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। पुस्तकों के एक सेट में व्यवस्थित तरीके से सभी व्यावसायिक लेन-देन को रिकॉर्ड करने की कला को कहा जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है? द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक, जब आप सिस्टमैटिक मैनर में एक बुक, कोई सेट ऑफ बुक होती है, उसमें अपने सारे जो रिकॉर्ड्स रख रहे होते हैं, उस आर्ट को क्या कहा जाता है? तो उस आर्ट को हम कहते हैं बुक कीपिंग, बही खाता कहा जाता है। बुक कीपिंग यहाँ पर मतलब कहने का है पुस्तक पालन से, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये नहीं कहा कि उस बुक को क्या कहा जाता है। अगर बुक को पूछता तो वहाँ आंसर लेजर होता। बुक नहीं पूछा है, आपसे पूछा है आर्ट, वो आर्ट क्या कहलाती है, तो वो आर्ट किस में आती है? आपकी बुक कीपिंग में आती है, पुस्तक पालन में आती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। लेखांकन जानकारी की कौन सी गुणात्मक विशेषताएं तब परिलक्षित होती हैं जब लेखांकन जानकारी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाती है? बोधगम्यता, प्रासंगिकता, तुलनीयता, विश्वसनीयता। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखांकन जानकारी की जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उसकी जो क्वालिटेटिव यहाँ पर बात हो रही है, गुणात्मक। दो तरह से चीजें रहती है, क्वांटिटेटिव जो मात्रात्मक होती हैं, एक क्वालिटेटिव होती हैं जो उसके गुणों को बता रही होती हैं। तो जो गुणों के बारे में बता रही है, उस क्वालिटी को क्या कहा जाता है, वो क्या कहलाती है? तो आपकी क्या कहलाती है? बोधगम्यता, अंडरस्टैंडेबिलिटी कहलाती है। कि इस तरह से आप जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रखिए कि अब वो इज़िली हर किसी को समझ में आ सके, इज़िली आपको अंडरस्टैंड कर सके। एक आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। माप की समान इकाई और रिपोर्टिंग के समान प्रारूप का उपयोग बढ़ावा देता है। कंपेरेबिलिटी को, अंडरस्टैंडेबिलिटी को, रेलेवेंस को, रेलेबिलिटी को। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी एग्जाम पूछे जाते हैं, अकाउंटेंट के पेपर में भी पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। तो हो सकता है आपके पेपर में भी इसको ऐसे ही एज इट इज पूछ लिया जाए। और ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कॉमर्स के, जो बहुत बार रिपीट होते हैं अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे वो अकाउंटेंट का हो, ऑडिटर का हो, उसमें बहुत रिपीट होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, क्योंकि अब जो पेपर आते हैं ना, वो ज़्यादातर आपके अलग-अलग जगह के पीवाईक्यूज़ को ही शामिल करके पेपर बनाया जाता है। तो इसलिए आप अच्छे से पीवाईक्यूज़ जो है, जो भी मैं करा रही हूँ, उसको अच्छे से पढ़ा करिए, तो आपके लिए वो ईज़ी रहेगा। इसके अलावा अगर आप एएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो आपकी पेडागोजी से, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो उसको भी मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, वो मेरा दूसरा चैनल है, जहाँ पर मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड ही मैं आप लोग के लिए पीवाईक्यूज़ या पेडागोजी है, इससे रिलेटेड ही पीवाईक्यूज़ लेकर के आती हूँ, जिसमें कि आपके नए जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएँ, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे हैं।
तो मेरा जो दूसरा चैनल है वो हो जाएगा पीवाईक्यू ज़ोन, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और जिससे कि आपको वहाँ पर और ज़्यादा जो सीडीपी है या फिर जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है, इससे रिलेटेड जो आपको डेट प्लस भी है, हमारे केवीएस अलग-अलग एग्ज़ाम्स में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आए हैं, वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएँगे। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें कि दूसरा चैनल जो मेरा है पीवाईक्यू ज़ोन, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर एमआरएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स को देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग टू मोड्स। माप की समान इकाई और रिपोर्टिंग के सामान्य प्रारूप का उपयोग बढ़ावा देता है। कंपेरेबिलिटी को, अंडरस्टैंडेबिलिटी को, रेलेवेंस को, रिलायबिलिटी को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब आप एक ही जैसे मेजरमेंट का यूनिट या फिर एक ही तरह का कॉमन फॉर्मेट को यूज करते हैं रिपोर्टिंग के लिए, तो किस चीज को प्रमोट कर रहा है, तो बहुत ईजी हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर से अभी के इस साल में या पिछले कई सालों के आपस में क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इजीली, क्योंकि एक ही फॉर्मेट है और एक ही यूनिट का आपने यूज किया है मेजरमेंट के लिए, तो इजी हो जाता है आपके लिए कंपेयर करना। जैसे कि एक बार आपका रिजल्ट जो है परसेंटेज में आए और दूसरे का रिजल्ट आपका ग्रेड में आए, तो क्या होगा, आपस में कंपेयर करना क्या आसान होगा, मुश्किल होगा कंपेयर करना। तो लेकिन अगर सभी का आपका इसका भी परसेंटेज में आता है, ग्रेजुएशन का भी और पीजी का भी रिजल्ट आपका परसेंटेज में आता है, तो आपके लिए क्या होता है, बहुत ही ईजी हो जाता है। एक में आपका 70% आ गया, दूसरे में आपका 72% आ गया, तो आपको सिंपल ये लग रहा है कि आप क्या है, प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, 2% ही सही लेकिन आपने प्रोग्रेस करी है। लेकिन यहाँ पर ग्रेड अगर लिखा होता बी ग्रेड, तो आपके लिए क्या होता, आपस में कंपेयर करना मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए क्या होता है कि एक ही इकाई एक ही यूनिट होती है, तो ईजी हो जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which accounting concept states that all financial transactions should be recorded in the books of accounts and supported by verifiable evidence। कौन सी लेखांकन अवधारणा कहती है कि सभी वित्तीय लेन-देन को खातों की पुस्तकों में दर्ज किया जाना चाहिए और सत्यापन योग्य साक्ष्य द्वारा समर्थित होना चाहिए। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, वेरिफेबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं उससे रिलेटेड है। तो इसको मैंने जो आपकी अभी जो एमआरएस अकाउंटेंट की क्लासेस आप लोग की चल रही हैं, उस एमआरएस अकाउंटेंट की क्लास में मैंने आप लोग को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। तो आप चाहें तो उससे इसको इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो जितने भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं इंपॉर्टेंट या उनके जो की पॉइंट्स होते हैं वो सब वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इन वीडियोस से भी आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। वहाँ पर बेसिकली मैं अकाउंटिंग ही चल रही है, अभी अकाउंटिंग ही पढ़ा रहे हैं, तो ये आपके लिए इसके लिए भी टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है कि कौन सी लेखांकन अवधारणा कह रही है कि सभी वित्तीय लेन-देन को खातों की पुस्तकों में, यानी हमें कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, जो भी लेन-देन है उन सबको शो करना चाहिए, दिखाना चाहिए और सत्यापन योग्य साक्ष्य के साथ दिखाना चाहिए। तो वो क्या कहलाती है, वो आपकी सत्यापन अवधारणा हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमको लागत पर ही दिखाना चाहिए। मनी मेजरमेंट हमें ये कहता है कि जो चीज़ों को हम मौद्रिक रूप से माप सकें, उनको ही केवल दिखाना चाहिए। जो आपकी रूढ़िवादी अवधारणा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसमें क्या रहता है कि ये माना जाएगा कि जितने भी प्रोविज़न आप कर रहे होते हैं, जो रिज़र्व रखे जाते हैं, वो इसी अवधारणा के, इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू ही रखे जाते हैं। क्योंकि ये मानती है कि फ्यूचर में हमें क्या लाभ होगा, इसके बजाय हम ये चीज़ ज़्यादा सोचें कि हमें क्या हानियाँ हो सकती हैं, क्या हमारी लायबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसके लिए हमको प्रोविज़न पहले से कर लेना चाहिए। तो ये अवधारणा आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और अगर इसको अच्छे से पढ़ना तो यहाँ पर आप इसकी में जो वीडियोस अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट की वो पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको सारी अवधारणाएं समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ट्रायल बैलेंस टोटल्स डू नॉट एग्री द डिफरेंस मस्ट बी इंटर्ड इन। यदि परीक्षा संतुलन के योग सहमत नहीं है तो अंतर को दर्ज किया जाना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नॉमिनल में, कैपिटल में, सस्पेंस अकाउंट में। यानी कि जो आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस इससे बनता है जो हम लेजर बनाते हैं, उस लेजर में जो आपके बैलेंस निकल करके आता है, जितने भी खाते आपने रखे उनमें जो बैलेंस बाकी निकल के आए, सीधी जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं आप, निकल करके आए, उसी से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस को। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ट्रायल बैलेंस है, अगर आपका उसका डेबिट और आपका जो उसका क्रेडिट है, दोनों साइड इक्वल नहीं आया, तो उनमें डिफरेंस आ रहा है, तो उसमें हम बराबर करने के लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए हम सस्पेंस अकाउंट को खोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेपर कंटेनिंग द एविडेंस ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड। भुगतान के साक्ष्य वाले कागज को कहा जाता है, यानी कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं
तो उस पेमेंट का जो एविडेंट आपके पास होता है उसको क्या कहते हैं, डेबिट वाउचर कहते हैं। डेबिट नोट, क्रेडिट वाउचर। तो क्या कहलाता है, तो डेबिट नोट और ये क्रेडिट नोट ये तो आपका परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न में बनते हैं, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं। अब आ जाते हैं डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर पर। तो भुगतान के साक्ष्य की बात हो रही है तो उसे आप डेबिट वाउचर कहते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म एसेट विदाउट एनी फिजिकल एक्सिस्टेंस बट प्रोसेसिंग अ वैल्यू आर कॉल्ड। बिना किसी भौतिक अस्तित्व के दीर्घकालीन संपत्ति लेकिन मूल्य रखने वाली संपत्ति, यानी कि एक ऐसे एसेट है जिसको कि आप देख तो नहीं सकते, फिजिकली अपेयर नहीं होती, लेकिन उसकी वैल्यूएशन निकाली जाती है, वो क्या कहलाती है, इंटेंगिबल फिक्स्ड करेंट इन्वेस्टमेंट। तो कौन सी है, सिंपल सी अमूर्त संपत्ति हो जाती है, इंटेंगिबल एसेट होती है। जैसे कि पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ये सब क्या है, ये सब इंटेंगिबल एसेट है। एक आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the person, firm, or institution who doesn't pay the price in cash for the goods purchased or the services received is called। वह व्यक्ति, फर्म या संस्था जो खरीदे गए सामान या प्राप्त सेवाओं के लिए नकद में कीमत का भुगतान नहीं करती, उसे क्या कहा जाता है। क्रेडिटर कहते हैं, प्रॉपर्टर कहते हैं, डेटर कहते हैं, नन ऑफ दीस। यानी कि अगर किसी आपने किसी को सेल किया है, सेल आपकी दो तरीके से होती है, या तो आप कैश में करेंगे या तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट पर करेंगे, मतलब उधार पे करेंगे। तो जब आप उधार बिक्री कर रहे होते हैं, क्रेडिट सेल कर रहे होते हैं, तो वहां पर क्या बनती है, वहां पर जो आपके बनते हैं वो डेटर्स कहलाते हैं। यानी कि क्या हो जाते हैं, ये आपकी करेंट एसेट डेटर्स हो जाते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा था, नगद में आपको भुगतान नहीं किया तो उधार पे आपने यानी कि सेल करी है, तो वहां पर वो आपके क्या बनेंगे, देनदार हो जाएंगे। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप कहाँ दिखाएंगे इन्हें, बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड। व्यवसायिक लेन देन को व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करना कहलाता है। अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, जर्नलाइजिंग, बुक कीपिंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आप व्यवसायिक लेन देन को रिकॉर्ड कर रहे हैं व्यवस्थित तरीके से। तो अभी मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से समझाया था, एक्सप्लेन किया था कि कौन सी चीजें किसमें आती हैं। तो जब अभी आपने स्टार्टिंग की समझ लीजिए, पहले स्टेप को क्रॉस कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वहां पर रिकॉर्डिंग जब आप कर रहे होते हैं तो किस में जाता है, वो आपका क्या है कि आप जर्नल बना रहे हैं। आप क्या बना रहे हैं, आप जर्नल बना रहे हैं, और जर्नल किस में आ जाता है, जर्नल आता है हमारा बुक कीपिंग में। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और एक चीज को और ध्यान रखिएगा कि अगर इस क्वेश्चन में प्रोसेस के बारे में पूछता कि जो प्रोसेस होती है, यानी कि रिकॉर्ड करने की, जर्नल में एंट्री करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, तो उसे हम जर्नलाइजिंग बोलते हैं। यानी कि जिस तरह से लेजर में आप एंट्री करते हैं, जो लेजर बना रहे होते हैं, तो उसको हम पोस्टिंग करना कहते हैं, इसी तरह जर्नल बनाने को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस पूछता तो आंसर हमारा जर्नलाइजिंग होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। लेखा में रिकॉर्डिंग की जाती है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, नॉन फाइनेंशियल की, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों की, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पर जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस तरह के अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल ही किए जाते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, वित्तीय लेन देनों को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेन फील्ड ऑफ। उत्पादन और वितरण की लागत को नियंत्रित करना किसका मुख्य क्षेत्र होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको कंट्रोल करना जो होता है किसकी मेन फील्ड में आता है। तो यहाँ पर कॉस्ट को किसी भी तरह की, चाहे उत्पादन और वितरण की है, कॉस्ट कंट्रोलिंग की जब भी बात आएगी तो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाता है, लागत लेखांकन का भाग होता है। एक आंसर है ऑप्शन बी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम सिर्फ इतना होता है कि जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, जो भी आज तक की इनकम हुई है, उन सबका रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्डिंग का काम होता है सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। और कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो इसलिए की जाती है जिससे कि जितना भी अभी तक आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे, उसमें किस तरह की कितनी कॉस्ट आएगी, उसके बारे में आप पूरा एक अपना लेखा रख सकें, रिकॉर्ड रख सकें, और साथ ही फ्यूचर में उस पर कंट्रोल भी लगा सके कि अगर आप देख रहे हैं कि किसी फील्ड में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, तो आप उसको कंट्रोल भी कर सकें। इसीलिए लागत लेखांकन जो होता है कंपलसरी नहीं होता। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग वाले जहां पर होता है। हर बिजनेस के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, हर किसी के लिए कंपलसरी होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर बात जो हो रही है एक कारपोरेट सेक्टर की, किसी है पब्लिक या प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है जिनके लिए कंपलसरी होती है। कोई छोटा मोटा बिजनेस है, किसी का अपना है, कोई एकल व्यवसायी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो वहां पर वो उसी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर।
लेखांकन जानकारी के आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं क्रिएटर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर, मैनेजर्स, रिसर्चर्स। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि मैंने बताया कि उसके बहुत से यूजर्स होते हैं। इंटरनल यानी कि जो बिजनेस से रिलेटेड ही होते हैं, बिजनेस के अंदर ही होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो वो मैनेजर होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पर जितना भी आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रख रहे हैं, जो कॉस्ट अकाउंटिंग आप कर रहे हैं, उन्हीं के बेसिस से वो क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और डिसीजन लेते हैं आगे के लिए। तो एक आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश गुड्स आर एसेट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भी नकदी है, माल है, संपत्ति व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए स्वामी द्वारा निवेश किया जाता है, क्या कहलाता है। लाभ कहलाएगा, पूंजी है, अचल संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो जो कुछ भी एक व्यवसाय का स्वामी जो होता है, प्रोप्राइटर होता है, वो इन्वेस्ट कर रहा होता है बिजनेस में, चाहे वो कैश में हो या गुड्स में हो या फिर एसेट में हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कैपिटल कहते हैं, पूंजी कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। निम्नलिखित में से कौन लेखांकन की सीमा नहीं है। तो इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन इजी हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के हैं। अभी आपका एडवांस लेवल तक मैंने नहीं रखा है इस वीडियो का, क्योंकि फर्स्ट आपकी पहला प्रैक्टिस सेट था, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था, तो यहाँ पर ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। आगे जैसे जैसे वीडियोस आपकी आती जाएंगी, तो वहाँ पर आपका जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर मैंने बेसिक बेसिक आपको क्लियर करने के लिए थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चंस रखे हैं। जैसे जैसे बेसिक क्लियर होता जाएगा, एडवांस लेवल की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। कोशिश मेरी यही है कि जो आपको आज सिलेबस दे रखा है, उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को आगे लेकर के चला जाए, इससे कि आपका सिलेबस भी पूरा क्या हो, सिलेबस को भी हम कवर कर लें। तो क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग मैंने आप लोग के थोड़े से अभी ईजी रखे, क्योंकि स्टार्टिंग है यहाँ पर, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे या मैम ऐसे ही कराएंगी, बहुत एडवांस लेवल तक आगे जाएंगे, धीरे धीरे आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखांकन की सीमा नहीं है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, एविडेंस इन लीगल मैटर्स, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन करेक्ट है, जो आपकी अकाउंटिंग होती है वो उस पर ही जो है बेस्ड होती है, तो लिमिटेशन नहीं है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अधूरी जानकारी होती है, ये भी लेखांकन की कोई सीमा नहीं है। गुणात्मक जानकारी का लोप होता है, ये भी नहीं है। कानूनी मामले में साक्ष्य, तो कानूनी मामले में साक्ष्य जो है, ये क्या होते हैं, ये एक सीमा नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, बल्कि उसका एक एडवांटेज है, उसका एक फायदा है कि क्या होता है कि आप लेखांकन जानकारी को, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो, उसको एक एविडेंस की तरह जो कोर्ट होता है या कहीं पर कोई भी जो इस तरह का मामला होता है, तो एज एविडेंस आप उसको प्रूफ के तौर पर उसको आप ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक लिमिटेशन नहीं बल्कि उसकी एक एडवांटेज है, या फिर कहें कि उसकी एक बेनिफिट है। तो एक आंसर है ऑप्शन बी। सॉरी, यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, ये बी वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पायनियर ऑफ अकाउंटिंग इज, लेखांकन के अग्रदूत हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। कौन है, आर्थर फील्ड हाउस है, गिटमैन है, विलियम पिकल्स है, लुकस पैसियोली है। अब सभी को पता है इसका आंसर कौन है, लुकस पैसियोली है। कब की थी उन्हें, 1494 में। कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि कहाँ के निवासी थे, ये इटली के निवासी थे। कब किया था, 1494 में किया था। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो अकाउंटिंग के, लेखांकन के या दोहरा लेखा प्रणाली के माने जाते हैं, वो आपके लुकस पैसियोली को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू पार्टीज इज नोन एज। दो पक्षों के बीच पैसे के बदले में वस्तुएं सेवाओं की आपूर्ति को क्या कहा जाता है। माल लेन देन, सेवा लेन देन, व्यावसायिक लेन देन, क्रेडिट लेन देन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि दो पार्टीज हैं, उनके बीच में क्या है, वस्तुओं के बदले में, यानी कि आप मुझे पैसे दे रहे हैं, उसके बदले में आप गुड्स को या सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन, व्यावसायिक लेन देन। पहले के टाइम में तो क्या होता था, वस्तु विनिमय, आपने नाम सुना होगा कि हम चीज़ों को दे करके ही चीज़ें खरीदते थे, लेकिन आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी ये चीज़, वस्तु विनिमय के बारे में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो डिवाइड ना कर पाने की वजह से धीरे धीरे क्या हुआ था, जो मनी होती है, मुद्रा होती है, उसका विकास हुआ था। ये बहुत ईज़ी हो जाता है आपके लिए मनी को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटना। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ₹1 के, ₹2 के, 5 के, 10 के, 20 के सिक्के आ रहे हैं और नोट आते हैं, तो आप ईज़िली कोई भी चीज़ कितने की भी खरीद सकते हैं। लेकिन आपके पास एक बड़ी चीज़ हो, आपको कोई छोटी चीज़ खरीदना हो, तो आप उस चीज़ को 20 से कभी-कभी होता है कि आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती थी।
तो वस्तु विनिमय पहले होता था, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। अब ज़्यादातर क्या होता है, अभी भी बार्टर सिस्टम चलता है, कुछ जब इंटरनेशनल बिज़नेस की तरफ हम जाते हैं, तो वहाँ पर बार्टर सिस्टम होता है। लेकिन अब क्या है, एडवांस चीज़ें हो चुकी हैं, तो आप जो है वस्तु विनिमय की जगह ज़्यादातर जो होता है आपका मौद्रिक विनिमय ही होता है, यानी कि मुद्रा के बदले आप चीज़ों को खरीदते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स वैल्यूएबल सर्विसेज टू मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग। प्रबंधन लेखांकन प्रबंधन को निष्पादित करने में मूल्यवान सेवाएं प्रदान करता है। ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस, कंट्रोलिंग फंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग मैनेजमेंट फंक्शंस, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, मेनली आपके 3 अकाउंटिंग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइनेंशियल से, कॉस्ट से और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, वैल्यूएबल सर्विस टू मैनेजमेंट किस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए सर्विसेज प्रदान करती है, तो सारे ही मैनेजमेंट फंक्शंस जो होते हैं सभी प्रबंधन कार्य होते हैं। तो उसमें बहुत से आ जाते हैं, प्लानिंग करना होता है, ऑर्गेनाइजिंग करना होता है, कम्युनिकेशन करना होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, डायरेक्शन होता है, लीडरशिप होती है, मोटिवेशन होता है। ये सारे ही काम होते हैं जो आपका मैनेजमेंट है उसकी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्काउंट्स रिसीव्ड आर। जो प्राप्त छूट है, buyer of goods granted discount by seller, deducted when we receive cash, given by us when we sell goods on credit, none of these। तो डिस्काउंट जो होता है, प्राप्त छूट यानी कि छूट कब प्राप्त होती मिल रही है आपको। विक्रेता द्वारा माल के खरीदार को दी गई छूट। जब हम नकद प्राप्त करते हैं तो कटौती की जाती है, जब हम माल बेचते हैं तो हमारे द्वारा कटौती दी जाती है क्रेडिट में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव क्या हो जाता है, बायर ऑफ गुड्स ग्रांटेड डिस्काउंट बाय सेलर। जब कोई बायर होता है, वो कोई परचेज को परचेज कर रहा है, और तो जो सेलर जो डिस्काउंट उसको दे रहा होता है उसको डिस्काउंट रिसीव कहा जाता है। यानी कि समझ लीजिए इस तरह से कि ए और बी हैं, दो व्यक्ति, ए क्या है, ए सेलर है, और जो बी है वो क्या है, वो बायर हो जाएगा, यानी कि वो चीज़ों को खरीद रहा है। तो जो ए जो होगा वो बी को जो चीज़ बी सेल कर रहा है उसमें कुछ डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 100 रुपए की चीज़ थी, अगर वो उसको 80 की ही दे रहा है, 80 की दे रहा है, सॉरी यहाँ पर जीरो होगा एक, 80 की दे रहा है, तो 20 रुपए का क्या कर रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है। तो बी को क्या कहा जाएगा कि उसे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कुछ क्वेश्चन होते हैं, देखने में बड़े इजी लगते हैं, कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट्स एंड क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर ओनर अगेंस्ट द एसेट इज कॉल्ड। संपत्ति के विरुद्ध बाहरी व्यक्तियों, स्वामी के अधिकारों, दावों को कहा जाता है। ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटीज, इक्विटीज, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संपत्ति के विरुद्ध बाहरी व्यक्ति या स्वामी के अधिकार जो होते हैं, उन दावों को हम क्या कहते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वहीं से हम इसी क्वेश्चन से हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।